वेलकम टू एमटी लर्निंग्स। प्यारे साथियों, एमटी लर्निंग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, मुख्य राजनीतिक विचारधाराएं। जो स्टूडेंट हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ करके एकेडमिक और प्रोफेसर फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, और सभी प्रोफेशनल्स जो लोग जो सही मायनों में राजनीति को, राजनीतिक विचारधाराओं को समझना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज की शुरुआत की गई है। पहला टॉपिक है कंजर्वेटिज्म, यानी कि अपरिवर्तनवाद, या हिंदी में कहें रूढ़िवाद। इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हमने दो सेक्शन है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि इसका विकास, उद्भव कैसे हुआ, और दूसरा टॉपिक है हमारा सेंट्रल थीम इज डिजायर टू कंजर्व, यानी कि वो क्या मुख्य रूप से कंजर्व करना चाहते हैं, उनका मुख्य आधार क्या है, इसको हम समझेंगे। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि इसको उत्पत्ति कैसे होती है। कंजर्वेटिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिस्टिंक्टिव पीपल पोजीशन और आइडियोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ये अर्ली 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है। जो व्यक्ति, जो लोग राजनीति के अंदर पेसिमिस्टिक होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उन लोगों को कंजर्वेटिव कहा गया। यानी कि जिनका मन राजनीति में नहीं होता है, यानी कि जो लोग कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को जो है कंजर्वेटिव कहा गया, उन लोगों को रूढ़िवादी कहा जाने लगा। ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो रूट है, सही मायनों में समझा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। आप सब जानते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये दो बड़े महान क्रांतियां हुई हैं। और इसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के एक बड़े थिंकर थे एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने फ्रांस की क्रांति को नकारा। उन्होंने कहा कि फ्रांस की क्रांति जो है ये नहीं होनी चाहिए थी। इसी संदर्भ में एडमंड बर्क ने जो है 1976 में हुई अमेरिकन क्रांति को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन को उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि ये जो क्रांति हुई है ठीक नहीं है, क्योंकि जो फ्रेंच की मोनार्की थी ये बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, और इतने लंबे समय से चली आ रही जो मोनार्की है, इसको हटा दिया गया, क्योंकि ये ठीक नहीं हुआ, ये इसको बने रहना चाहिए था। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी मल्टीपल आइडियोलॉजीज वर शेपिंग द सोसाइटी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। 19th सेंचुरी में दोस्तों कई सारी विचारधाराएं उद्भव हो रही थी, जो कि समाज को, राजनीति को और अर्थव्यवस्था को बदल रही थी, परिवर्तन कर रही थी। लेकिन जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, वो पुरानी परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे। वो कल्चर को और सामाजिक ऑर्डर को, जो सोशल ऑर्डर होता है, वो चाहते थे कि ये बना रहे, ये बदले नहीं। ब्रिटिश कंजर्वेटिज्म, यानी कि जो एडमंड बर्ग थे, वो एक मुख्य विचारक रहे हैं कंजर्वेटिव आइडिया के, और एडमंड बर्ग जो है वो ब्रिटिश से ही है। तो ब्रिटेन के अंदर जो है कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी जो है काफी ज्यादा फली फूली। ब्रिटिश कंजर्वेटिव फॉर इंस्टेंस हैज ड्रॉन हेवीली अपॉन द आइडिया ऑफ बर्ग। वो बर्ग के जो आइडिया है उस पर ही फोकस करते थे। हु एडवोकेटेड नॉट ब्लाइंड रेसिस्टेंस टू चेंज बट रेदर अ प्रूडेंट विलिंग टू चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व। बर्ग का ये कहना था कि देखिए, परिवर्तन जो है वो आंख बंद करके मत करिए। ठीक है, परिवर्तन आप करिए, लेकिन पुराने ऑर्डर को किस तरीके से बचाया जाए, उस चीज के लिए आप परिवर्तन करिए। यानी कि वो किसी भी परिवर्तन को सीधे रूप में स्वीकार करने से मना कर रहे थे। ये उनका मुख्य विचार था। किसका? एडमंड बर्ग का। इन a continental Europe where some autocratic monarchy persisted throughout much of the 19th century। लेकिन 19th सेंचुरी में जो है यूरोप के अंदर कई सारी मोनार्कीज परसिस्ट कर रही थी, लंबे समय तक परसिस्ट कर रही थी, और उनके सामने एक आइडियोलॉजी आ गई कंजर्वेटिव, जो ये कह रही थी कि आप जो है मुख्य जो पुराने विचार हैं उसको बनाए रखिए, जो ऑटोक्रेटिक सोसाइटी है उसको आप बनाए रखिए। और ये विचारधारा काफी ज्यादा व्यापक रूप से यूरोप के अंदर घर कर गई, यूरोप के अंदर फैल गई। और आप देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो है यूरोप के अंदर ऑटोक्रेटिक सोसाइटीज वहां पर, ऑटोक्रेटिक स्टेट वहां पर देखने को मिले, और जाकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो खत्म होते हैं। एज अ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी अरोज इन द रिएक्शन अगेंस्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैं लास्ट लाइन पढ़ूं स्टूडेंट। एज अ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी अरोज इन द रिएक्शन अगेंस्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द वेस्ट। तो मुख्य रूप से समझा जाए कि जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है वो फ्रांस की क्रांति के विरोध में आई, और जो वहां पर परिवर्तन हो रहे थे पश्चिम के अंदर, वेस्ट के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे, उसके अगेंस्ट में कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी डेवलप हुई। आपको समझ में आ रहा है? इन दिस प्रोसेस, यहाँ पर एक हमने पार्टी का एग्जांपल लिया है, जापानीज लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी विच हैज डोमिनेटेड पॉलिटिक्स इन जापान सिंस 1955। एलडीपी हैज अ क्लोज लिंक विद द बिजनेस इंटरेस्ट इन कमिटेड टू प्रमोटिंग अ हेल्थी इन प्राइवेट सेक्टर। At the same time, it has attempted to preserve the traditional Japanese value and custom। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल लिया गया है कि 1955 के बाद क्या होता है। देखिए, जापान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लॉन्ग टर्म से जापान के अंदर सस्टेन कर रही है, रूल कर रही है। जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी ने रूल किया था, वैसे ही जापान के अंदर जो है एलडीपी पार्टी लंबे समय तक वहां पर रूल करती रही। वो जो पार्टी है वो
बिजनेस इंटरेस्ट पे कमिटेड है, वो जो है प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है, लेकिन वही पार्टी साथ ही साथ अपनी पुरानी परंपराओं को, जापानीज परंपराओं को, वैल्यू सिस्टम को बनाए रखना चाहती है। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी लिबरल प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो है वो ट्रेडिशनल ऑर्डर को भी मेंटेन करना चाहती है। तो ये जो है कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को भी फॉलो कर रही थी। Conservatism has a prosperous because it has been unwilling to be tied down to a fixed system of idea. A significant revival of a conservative fortune has in fact been evident since the 1970s. 1970s तक आते आते प्यारे दोस्तों कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी दोबारा से रिवाइव करती है। क्यों रिवाइव करती है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि जो नई विचारधारा है कंजर्वेटिव के अंदर, वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी जो है इकोनॉमिक सेक्टर में लिबरल कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहती थी। ठीक है, पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन दिस रिस्पेक्ट वर द थैचर गवर्नमेंट इन यूके एंड रीगन एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका। ठीक है, ये जो दोनों सरकारें हैं, ब्रिटेन की गवर्नमेंट और जो रीगन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका, ये दोनों ही गवर्नमेंट जो है 1980s के बाद एक ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन यही दोनों गवर्नमेंट जो है, ये दोनों जो प्राइम जो लीडर रहे हैं, ये दोनों लीडर का जो आइडियोलॉजी है वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी भी रही है। यानी कि ये जो है पुराने वैल्यूज को मेंटेन भी करना चाहते थे, ये ऑर्डर्स को मेंटेन भी करना चाहते थे, और साथ ही साथ जो है ये लिबरल आइडियोलॉजी को भी फॉलो कर रहे थे इकोनॉमिक साइंस में। तो इसको क्या कहा गया? इसको न्यू राइट विंग कहा गया। क्या कहा गया? इसको न्यू राइट विंग। यानी कि जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है वो रीशेपिंग हो रही है, वो बदल रही है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर 1945। ठीक है, न्यू राइट आइडिया एक्चुअल में है क्या? देखिए, न्यू राइट आइडिया हैव बीन ड्रॉन हेवीली अपॉन द फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब यहां से इसको समझा जाएगा कि न्यू राइट विंग क्या है, जो कि कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है, जो कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहती है, लेकिन वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की भी बात कर रही है, जिसके अंदर जो है हमने थैचरिज्म गवर्नमेंट और रीगनिज्म भी कहा जाता है, जो कि ग्लोबलाइजेशन के फेवर थे। 1980s के बाद से ही ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, जिसको ग्लोबलाइजेशन वैश्विक बाजार कहा जाता है। इससे क्या होता है कि कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिज्म की जो विचारधारा है, ये दो पार्ट में बढ़ती हुई नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि कंजर्वेटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनल वैल्यूज को मेंटेन करना, और कुछ कंजर्वेटिव ये कहने लगे कि नहीं, ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ साथ आपको जो है इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, और मुख्य तो रूप से समझा जाए कि जो नई इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है या नई राइट विंग जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी के अंदर दोनों ही बातों को फॉलो किया जा रहा था। यानी कि इकोनॉमिकली आप लिबरल से इन्फ्लुएंस हो जाइए, आप जो है ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कीजिए, और साथ ही साथ जो है आप ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन कीजिए, अथॉरिटी को मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, और अपनी पुरानी विचारधारा को आप मेंटेन करते हुए चलिए, और साथ साथ में आप इकोनॉमिक वेलफेयर भी करते रहिए। सेंट्रल थीम इज डिजायर टू कंजर्व। आखिर इसकी सेंट्रल थीम है क्या? देखिए, इन सम केस देयर इज अ टू प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम यह है कि कंजर्वेटिज्म जो है उसको एक नेगेटिव फिलॉसफी माना जाता है। ये कहा जाता है कि कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो कि बदलाव को रोकते हैं, यानी कि जो रेसिस्टेंस है। ठीक है, दैट वाज द मेजर रेसिस्टेंस। ठीक है, एक तो बड़ी प्रॉब्लम यह कि इसको रेसिस्टेंस माना जाता है, तो कोई आइडियोलॉजी नहीं माना जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट कि जो कंजर्वेटिव खुद है वो ये है कि वो अपने आप को विचारधारा नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि कंजर्वेटिविज्म जो है कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि एटीट्यूड ऑफ माइंड है, एक कॉमन सेंस है। जो माइंड ये कहता है कि आपको जो है चेंज को रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि आपको परंपराओं को मेंटेन करना है। ये उनकी मुख्य विचार है, और उस मुख्य विचार के अंदर किन बिंदुओं को वो बनाए रखना चाहते हैं, किन पॉइंट्स पर वो जो है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, और वो चाहते हैं कि ये चीजें नहीं बदलनी चाहिए। इन 5 पहलुओं पर हमने काम किया है, 5 पार्ट में: ट्रेडिशन, ह्यूमन इम्परफेक्शन, ऑर्गेनिक सोसाइटी, हायरार्की, अथॉरिटी एंड प्रॉपर्टी। आइए इन 5 को एक एक करके समझते हैं कि आखिर जो कंजर्वेटिव है वो क्यों इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। ट्रेडिशन, देखिए, सेंट्रल एंड करंट थीम ऑफ अ कंजर्वेटिव आइडिया इज डिफाइंड टू ट्रेडिशन, वैल्यू, प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन। वो ये कहते हैं कि हमको परंपराओं को, मूल्यों को, संस्थाओं को बनाए रखना है। जो लिबरल्स है वो उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी परंपराएं हैं, वैल्यूज हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे ठीक हैं, लेकिन उनकी महत्वता, उनकी इंपॉर्टेंस तभी है जब वो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट फुलफिल कर रहे हैं। अगर वो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो वो सारी संस्था, परंपराएं बेकार है व्यक्ति के लिए। लेकिन कंजर्वेटिव कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो संस्थाएं हैं, रिलीजियस है, वैल्यूज हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे के सारे प्राकृतिक सिस्टम के द्वारा बनाए गए हैं। व्यक्ति ये मानता है कि ये सारे ईश्वर ने दिए हैं, और एडमंड बर्ग का भी यही मानना था
कि जितनी भी संस्थाएं हैं ये नेचुरल लॉ के जरिए बनी हुई हैं, इसलिए इसको बनाए रखना जरूरी है, इसलिए परंपराओं को बनाए रखना जरूरी होता है। अब आते हैं ह्यूमन परफेक्शन पर। अब वो ह्यूमन इम्परफेक्शन की बात करते हैं। कंजर्वेटिव कहते हैं कि ह्यूमन परफेक्शन इज अंडरस्टूड इन सेवरल वे। इन फर्स्ट प्लेस ह्यूमन बीइंग आर थॉट टू बी साइकोलॉजिकली लिमिटेड एंड डिपेंडेंट क्रिएचर। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से लिमिटेड होता है, उसकी जो विचार है वो सीमित होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक या कहें कि बहुत ज्यादा वो नहीं सोच सकता, उसके पास एक सीमित विचार है और सीमित विचार के कारण ही वो क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि वो सब कुछ नहीं सोच सकता है ना, इसलिए वो आप दूसरों के ऊपर निर्भर है, इसलिए वो मिलकर के रहते हैं सभी लोग। सॉरी। और यही विश्वास जो है ये कंजर्वेटिव को कहता है कि इंडिविजुअल डिजायर टू सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग हैज लेड कंजर्वेटिव टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। क्योंकि व्यक्ति जो है वो इम्परफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसको सोशल ऑर्डर में, एक सामाजिक व्यवस्था में रहना उसके लिए जरूरी है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा, इसलिए सोशल ऑर्डर को वो मेंटेन करता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से सीमित है। अब आते हैं ऑर्गेनिक सोसाइटी। कंजर्वेटिव कहते हैं कि जो परंपराएं हैं ये हमारे समाज, ये समाज भी हमारा इस परंपराओं का ही हिस्सा है, और ये ऑर्गेनिक कैसे बना हुआ है, जैसे व्यक्ति का शरीर है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी बनी हुई है, इसमें ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, लीवर है, जैसे ये सब मिलकर के एक साथ रहते हैं, मिलकर के काम करते हैं, उसी प्रकार से हमारी सोसाइटी भी इस तरीके से काम करती है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई मशीन नहीं है। वो क्यों मशीन नहीं है, उसके कारण वो बताते हैं। उसके दो कारण हैं। ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स दैट कैन बी अरेंज एंड इंडीड रीअरेंज एट विल। Within the organism, the whole is more than a collection of its individual parts. The whole is sustained by a fragile set of relationship between and among its party, which once damaged can result in the organism death. वो कहते हैं कि ये कोई मशीन नहीं है जो मिलकर के एक पार्ट जो मिलकर के जो है एक व्यवस्था को चला रही है, बल्कि आपस में ये जुड़े हुए हैं। यदि कोई शरीर का कोई एक अंग भी खराब हो जाता है तो पूरी की पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, जिसमें जान भी चली जाती है। यानी कि सभी जो अंग है वो आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिज्म आर शेप्ड बाय द नेचुरल फैक्टर, यानी कि हमारे जो शरीर के अंग होते हैं वो प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा परिवर्तनशील होते हैं, वो सीमित नहीं रहते हैं, वो परिवर्तनशील है, जबकि मशीन के जो पुर्जे होंगे वो सीमित होंगे। तो इसी प्रकार से जो समाज है वो भी प्राकृतिक फैक्टर के द्वारा जो है विकसित होता है, वो सीमित नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होते हैं। इसीलिए समाज को बनाए रखना जरूरी होता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी होता है। हायरार्की एंड अथॉरिटी। कंजर्वेटिव का ये मानना है कि जो अथॉरिटी है वो प्राकृतिक है, परंपराओं से जुड़ी हुई है, और समाज जो है वो उसका हिस्सा है, और समाज के अंदर जो अथॉरिटी है वो भी इसका हिस्सा है। जैसे कि कंजर्वेटिव बिलीव दैट द अथॉरिटी लाइक सोसाइटी डेवलप नेचुरली, पेरेंट हैव अथॉरिटी ओवर चिल्ड्रन। यानी कि समाज के अंदर जो अथॉरिटी है वो प्राकृतिक है, जैसे कि चिल्ड्रन के ऊपर पेरेंट्स की अथॉरिटी है, किंग जो है वो सब्जेक्ट्स के ऊपर अथॉरिटी करता है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर अपने अपने गुणों के आधार पर अथॉरिटी स्थापित करता है, इसलिए आप अथॉरिटी का विरोध नहीं कर सकते, वो प्राकृतिक व्यवस्था है, इसलिए उसको मेंटेन करना जरूरी है। यानी कि कंजर्वेटिज्म जो है इस आइडिया के जरिए तानाशाही मोनार्की सिस्टम को डिफेंड करते हैं। अब लास्ट सेक्शन हमारा आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के जरिए वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है सामाजिक वैल्यू है, वो एक सोशल वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? वो कहते हैं कि जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, एंजॉय देयर ओन प्रॉपर्टी, आर मोर लाइकली टू रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर। वो कहते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी होती है वही दूसरे की प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करता है। प्रॉपर्टी के जरिए ही जो है सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वो अपनी प्रॉपर्टी रक्षा करने के लिए रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करेगा, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगा, अथॉरिटी को मेंटेन करेगा, कंजर्वेटिव वैल्यूज को वो मेंटेन करेगा। ये सारी चीजों को मेंटेन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को उसको बचाए रखना है। तो प्रॉपर्टी इज आल्सो अ सोशल वैल्यूज। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट है हम आगे का पार्ट को कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी नई सीरीज के साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।